वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और चुनावी अखाड़ा की खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। चुनावी अखाड़ा की टीम आज पहुंची है न्यू अशोकनगर के वसुंधरा अपार्टमेंट में, जहां तमाम लोग मौजूद हैं जिनसे हम प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे किस तरह के आखिर वो मुद्दे देखते हैं, क्योंकि यहां पर कई वार्डों का जब हमने जायजा लिया तो तमाम मुद्दों के साथ साथ जो राजनीतिक दल हैं उनके यहाँ पर जो कटाक्ष थे वो भी सामने आया। लेकिन एक अहम मुद्दा था यहाँ पर शराब नीति। खैर वो तो बात की बात थी बाकी वार्डों की, चूंकि ये पॉश एरिया कहा जाता है और बाकी वार्डों में किस तरह की तस्वीर आई वो नेटवर्क 10 ने आपके सामने रखी। ऐसे में राजकुमार जी मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। सर, पहला रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूंगी कि अभी तक जितने भी वार्डों में हम गए वो छोटे वार्ड थे जहां पर आम जन मतदाता रह रहे थे। हालांकि यहाँ भी मतदाता है और ऐसे में ये पॉश एरिया कहा जाता है, तो पॉश एरिया के किस तरह के मुद्दे आप देखते हैं? बिल्कुल, तो निश्चित तौर पे जहाँ हम पहुँचे हैं ये कौंडली विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है और इसको वसुंधरा एन्क्लेव, क्योंकि न्यू अशोकनगर नोएडा की बिल्कुल बाउंड्री से बिल्कुल सटा हुआ ये एरिया है। और एक बड़ी बात यह है कि 45 सोसाइटियों ने मिलकर, अगर हम इसकी और तुलना करें, इसको और सामान्य तौर पे समझाना चाहें तो जिस तरीके से नोएडा में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA तमाम सेक्टरों को मिला के एक फुनवा बनती है, उसी तरीके से यहाँ भी 45 सोसाइटियों ने मिलकर एक जॉइंट फॉर्म बनाई है। और बड़ी बात यह है कि इस बार तमाम जो दल हैं, तमाम जो राजनीतिक दल हैं, उनका बहिष्कार किया है और निर्दलीय प्रत्याशी उतारने का निर्णय लिया है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब राजनीतिक व्यवस्था एक चलिए, जहां पॉलिटिकल पार्टी से टिकट लेने के लिए लोग पूरी कसमकस में लगे हुए हैं, क्योंकि शिक्षित और बहुत पढ़े लिखे और बड़े, क्योंकि यहाँ एक्स सर्विसमैन बहुत मिलेंगे जो लोग कहीं ना कहीं रिटायरमेंट के बाद होते हैं, और पूरा सिस्टम जो राजनीतिक ढांचा है उससे कहीं ना कहीं खिन्न नज़र आ रहे हैं। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार क्या यहाँ का निर्णय निकल के आता है। बिल्कुल, क्या निर्णय निकलेगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और जिस तरह से आपने कहा कि इस वार्ड में खास बात यह है कि यहाँ पर राजनीतिक दलों का बहिष्कार कर दिया गया और ऐसे में अपनी ही जो यहाँ पर फोरम है, ज्वाइंट फोरम, उसी के कैंडिडेट को उतारा गया। अब ऐसे में क्या कुछ मुद्दे हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे आग्रह है कि आप चर्चा को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। थैंक यू, धन्यवाद ऋतु। मेरे साथ मौजूद हैं एक सर, पेशे से पत्रकार रहे हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। ये जो राजनीतिक परिदृश्य है, जो मौजूदा पॉलिटिकल जो सिस्टम है, इस पर कोई टिप्पणी करेंगे? ये जो वसुंधरा एन्क्लेव है, इसमें रहते हुए मुझे 22 साल हो गए और जितने भी चुनाव हुए हैं तकरीबन भारी कैंडिडेट रहे। इस इलाके की देखभाल में या इसके प्रोग्रेस में किसी ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। इलेक्शन तक सब आते हैं और जीतने के बाद फिर यहाँ की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। अब की बार वसुंधरा एन्क्लेव ये दिल्ली 96 में आता है। इसकी 45 सोसाइटी हैं, उनका अपना मैनेजमेंट हर एक सोसाइटी का अलग अलग है, लेकिन 45 सोसाइटियों का एक मैनेजमेंट है जो जॉइंट फॉर्म के नाम से जाना जाता है। उसके प्रेसिडेंट श्री JP शर्मा जी हैं और सेक्रेटरी डॉक्टर नरेश चंद्रा जी। जो हमने अब की बार 45 सोसाइटियों के मैनेजमेंट ने मिलके ये निर्णय लिया कि हम अपना लोकल कैंडिडेट जो 20-22 साल से यहाँ से सेवा में हैं, क्योंकि ये अब की बार सीट जो है ना महिलाओं के लिए रिजर्व हो गई है, तो इस वजह से जो हमारे ज्वाइंट फॉर्म के प्रेसिडेंट हैं JP शर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुजाता शर्मा जी को हमने एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर एक कॉमन कैंडिडेट बहुत बढ़िया मैदान में उतारा। स्वाभाविक तौर पर देखिए, एक सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो राजनीतिक परिदृश्य, अब से पहले यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम क्या रहा? देखिए, यहाँ अभी तक ट्रेंड रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट जीतते थे और जीतने के बाद वो गायब हो जाते थे। किस पार्टी का असर ज़्यादा रहा? ज़्यादातर तो यहाँ से BJP के कैंडिडेट जीते हैं और अब MLA वगैरह यहाँ से आप पार्टी के हैं। पहले कांग्रेस की बाहर रहती थी। अब क्योंकि हालत ये रही कि इतने सालों के बाद यहाँ के सब पढ़े लिखे जो प्रबुद्ध वर्ग के मतदाता थे, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि ये सब जो बरसाती मेंढक बरसात के टाइम पर निकलते हैं, फिर 5 साल। देखिए, बरसाती मेंढक, आप सोचिए कि बहुत मर्म है इस शब्द में। अंकल, आपने ज़रूर देखा होगा, क्योंकि ये सोसाइटी बनी होंगी, इन सोसाइटियों को बनाने में ऐसे ही ये सोसाइटियाँ नहीं बन गई, क्योंकि बहुत सारे जो फ्लैट हैं, मैं देख रहा हूँ कि हाई राइज तो इन्हें नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ज़मीन ली होगी, ज़मीन लेके कुछ मेंबर बने होंगे, उस तरीके से चीज़ें हुई होंगी। क्या इतिहास है यहाँ का वसुंधरा का? ये तो सब सोसाइटीज़ हैं। DDA से ज़मीन पहले सोसाइटीज़ बनी। कौन से सन में यहाँ शुरुआत हुई होगी? ये तो
80 से पहले हुई थी। अच्छा। और 90 में करीब 2000 में करीब हम शिफ्ट हुए थे यहाँ पे, तब से यहीं हैं। मैं ACP रिटायर हूँ दिल्ली पुलिस से, यहीं रहता हूँ और इनके जॉइंट फर्म में शुरू से साथ में हूँ। अच्छा, अगर आप ACP रहे तो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अगर कोई बात कहें, आप टिप्पणी करें। अब तक जितनी पार्टीज रही हैं, चाहे वो MLA हो चाहे कौंसलर रहा, वही जो कहा हमने हाई कोर्ट के जो है CBI के स्टैंडिंग काउंसिल हैं, बरसाती मेढक पैर छुएंगे, वोट मिलने के बाद वो जब भी दोबारा तभी आएंगे 5 साल बाद। यहाँ किसी ने कुछ नहीं किया। जो कुछ करते हैं JP शर्मा जी 20-25 साल से यहाँ जॉइंट फॉर्म के वो हैं, यही स्वच्छता के बारे में, सफाई के बारे में सब डिपार्टमेंट से तालमेल करके, चाहे DDA हो चाहे जल बोर्ड हो। अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था की, क्योंकि आप तो पुलिस में रहे हैं और आप दिल्ली के सिस्टम को समझते होंगे। नहीं, सुरक्षा व्यवस्था जो है हमारा तालमेल बहुत बढ़िया रहता है थाने से, अपनी वजह से। पॉलिटिकल पार्टी व्यक्तिगत संबंधों की वजह पॉलिटिकल पार्टी कोई हेल्प नहीं करती, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे कोई और चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, उसके लिए हमें अपने आप लाइसेंस करना से। पड़ता देखिए, है। आज़ाद भारत की स्थिति है और हम देश की राजधानी दिल्ली में हैं। अगर सिस्टम सही तरीके से काम करता तो व्यक्तिगत तौर पर JP शर्मा जी के पास ही चलते हैं। शर्मा जी, ये जो पूरा सिस्टम आपने बनाया, इसको बनाने के पीछे क्या रीजन और कहाँ से, क्योंकि कहीं ना कहीं से जब शुरुआत होती है तो कोई एक वजह होती है। जैसे अगर मैं नोएडा की बात कहूँ कि भाई फुनरवा का गठन कैसे हुआ, क्योंकि RWA के लोग चले आते थे, अधिकारियों ने समझाया कि यार एक समूह बना लो। नहीं, अधिकारियों का तो एक तरीका ये होता है, वो हमेशा ये चाहते। मेरा 25-27 वर्ष का ये एक्सपीरियंस है यहाँ 98 के बाद, और 96 में कहूँ तो मैं यहाँ जॉइंट फोरम में आ गया था। अफसरों का ये तरीका होता है कि वो 2 डिवीज़न करते हैं हमेशा। जब भी कोई बात अगर एक उठाएगा तो कहेंगे एक से कि तुम थोड़ा ऐसे उठा दो, तो कहेंगे देखो जी इनमें आपस में ही बात नहीं बन रही है। लेकिन मेरे इतने लंबे कैरियर में अनुभव के बाद मैं ये कहूँगा कि सरकारें आती जाती रहीं, लेकिन जो आज यहाँ देखिए, जो अगर ये हमारे विचार आया कि इतने अपार्टमेंट क्यों बने, 93 में हमने यहाँ पे जॉइंट फोरम ने धीरे धीरे करके मतलब सोसाइटियाँ जोड़ी, और आज की बात यह कि शायद पूरी दिल्ली में ऐसा कहीं भी नहीं है कोऑपरेटिव सेक्टर में जहाँ पूरी की पूरी 45 सोसाइटियाँ किसी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के नीचे हों, और वो जॉइंट फोरम वसुंधरा एनक्लेव के नाम से। देखिए, संगठन में शक्ति होती है, संगठन है तभी शक्ति है, तभी राजनीतिक दलों का बहिष्कार करने की क्षमता हासिल की है। जैन साहब हाँ बताइए। थोड़ा सा और कहना चाहूँगा, राजनीतिक जो दल हैं उनके जो नेता हैं वो जो ऐसे महामारी जैसे काल में कोई भी नहीं दिखा सड़क के ऊपर। जॉइंट फोरम ने अपनी मशीनें परचेज करी, केमिकल लिए, सैनिटाइज कराई, यहाँ पूरे इलाके में फॉगिंग करा रहे हैं आज भी। मैंने ये देखा है कि वो क्या करते हैं कि लास्ट टाइम पे जब इलेक्शन आ रहा होता है तो बूम बैरियर ले आएंगे, स्ट्रीट लाइटें ले आएंगे, कैमरे ले आएंगे, लोगों को एक तरह का ब्राइब करने के लिए कि इस तरीके से अगर मान लीजिए वो वास्तव में ही हमारा काम। मुझे एक शेर की कुछ लाइनें याद आ गई, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है ना, वही ना, वो सटीक बैठ रहा है। काम करना है, सतत प्रयास हो, मेरा यही कहना है यहाँ लोगों से। मैंने अपनी वाइफ को भी जो किया इसलिए किया कि पहले भी हमने ये प्रयास किए, लोग इधर उधर पार्टियों में सब भाग जाते हैं, हमारा कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है। निर्दलीय हम इसलिए हुए हैं कि किसी भी पार्टी में हम नहीं जाएंगे, ना अब जाएंगे ना बाद में जाएंगे। और ये तय है कि ये जो लोग आके सिर्फ जो मौके पे आके बात करते हैं, ऐसा नहीं हो, सतत प्रयास। अगर हमने 1993 से जॉइंट फोरम ने वसुंधरा एनक्लेव के लिए काम किया है तो लोग हमें समर्थन दें, और हमारा कैंडिडेट वसुंधरा एनक्लेव के लिए ही काम करेगा और अपने वार्ड के लिए बिल्कुल सटीक बिल्कुल एकदम सटीक अपील है, बिल्कुल सटीक अपील है, कम शब्दों में बड़ी बात। जैन साहब, क्या है स्थितियां राजनीतिक जो परिदृश्य चल रहा है, MCD के चुनाव आ रहे हैं? चुनाव नेता उसकी सबसे पहली खूबी यही होनी चाहिए कि जिस टाइम भी ज़रूरत हो वो हाजिर मिले या सबके साथ खड़ा मिले। यहाँ 5 साल में नज़र नहीं आ रहा। दूसरा, हेल्थ इशू सबसे बड़े हैं। आज माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हमारे स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, तो क्या उन्हीं की जिम्मेदारी है, हमारी अपनी नहीं है? हमारे एक ज़मीनी नेता जो पार्षद हैं या वहाँ से शुरुआत होते हैं, विधायक हैं, सांसद हैं। 130 करोड़ की आबादी है देश में, 130 करोड़ की आबादी। अगर हर आदमी जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं और कर्तव्य भी पढ़ लें साथ में, और केवल 50% का अनुसरण कर दें, तो शायद स्थिति सुधर जाएगी। सबसे पहले हम अपनी जिम्मेदारी मान के चलें,
और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो चुनावा नेता है या जो भी एक प्रक्रिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है उसके साथ ही चला जा सकता है, मैं अकेला नहीं चल सकता। संविधान सर्वोपरि है ना, संविधान से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। सर क्या कहेंगे? देखिए, अभी तक हम लोग किसी न किसी चुनाव पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते आए और उनका नेता हम लोग चुनते रहे, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो हमारा काम करेंगे। लेकिन जीत जाने के बाद, कितनी भी कोशिश करने के बाद, चक्कर काटने के बाद हमारे काम नहीं हुए, और जब सतत प्रयास करने के बाद भी हमारे काम तो ये काम ऐसा बताएंगे जो ना हुआ हो? देखिए, नालियों की सफाई नहीं हुई, हमारे पार्क हैं, पार्क के अंदर सुरक्षा का बहुत बड़ा एक इशू है। शाम को 5, साढ़े 5, 6 बजे अंधेरा होते ही वहाँ पे असामाजिक तत्व इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि सिंपल काम जो है, जिस काम के लिए, और ऐसा भी होता है कि बिल पास हो जाते हैं और काम होता नहीं है। हाँ जी, बताइए क्या कहेंगे? नहीं, पार्क की कंडीशंस आप देख सकते हैं किसी भी पार्क में, यानी अगर वही ठीक हों यही उम्मीद किया जा सकता है आदमी। दूसरे सोसाइटियों में अगर मान लिया आपने सोसाइटी का एक कैंडिडेट दिया तो ये और सोसाइटी, दिल्ली की सोसाइटी के लिए भी एक रूट मार्क का नसीहत का काम करेगा। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है और शुरुआत शायद हो चुकी है। तो हम लोगों ने इस बार यही डिसाइड किया है कि हम लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट न करते हुए सबसे इक्वी डिस्टेंस रह के हम अपनी 45 सोसाइटी के एम्ब्रोला ऑर्गेनाइजेशन जॉइंट फोरम वसुंधरा एनक्लेव की तरफ से अपने कैंडिडेट को, हमारी सोसाइटी के एक कैंडिडेट हैं श्रीमती सुजाता शर्मा, एजुकेटेड हैं, MA, BEd, बैचलर ऑफ लिब लाइब्रेरी साइंस किया हुआ है इन्होंने, एक पढ़ी लिखी ऐसी सामाजिक कार्यकर्ता जो पिछली 25 साल से जॉइंट फोरम को पीछे लेके एरिया के विकास के लिए काम करती रही हैं, महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए काम करती रही हैं। ऐसे कैंडिडेट को हम लेके आएंगे और इस बार इनको जिता के एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे ताकि बाकी लोगों को एक नसीहत मिले कि अगर अपना कैंडिडेट, हमारे बीच में से एक कैंडिडेट आता है तो वो हमारे लिए कुछ करके दिखाएगा, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे एरिया की क्या दावे वादे हैं। देखिए, राजनीति चाहे किसी दल के साथ करो या मत करो, लेकिन राजनीति का मतलब तो राज को चलाने की नीति है ना। सारे नेता पहले आते हैं कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारा बच्चा हूँ, तुम्हारा बालक हूँ, है ना, फिर गायब हो जाते हैं, है ना। अब आप 25 साल से काम कर रहे हैं, 25 साल से निश्चित तौर पर काम कर रहे हैं, मन में क्यों आया कि चुनाव लड़ना चाहिए? अब 25 साल से काम कर रहे हैं, अब एक बार पहचान होनी चाहिए हमारी भी, और हमें सोसाइटी के लिए हमें काम करना है, क्योंकि हमें लगता है कि जो अब तक जो बने हैं वो शायद यहाँ पे खड़े नहीं उतरे अब, क्योंकि यहाँ पे फुटपाथ बहुत गंदे रहते हैं, वहाँ पे आप चल नहीं सकते, पार्क बहुत गंदे हैं, उसमें शाम के समय से ही गलत लोग बैठ जाते हैं, शराब पीते हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा कि आप वहाँ जा नहीं सकते, और औरतों बच्चों को बहुत परेशानी होती हैं। सारी नालियाँ जाम पड़ी हुई हैं, बारिश में सारा पानी भर जाता है, सब तालाब बन जाती हैं, वो सब है। और ये जैसे स्ट्रीट लाइट्स हैं, ये इनमें ये रात को जली नहीं होती, आप ये सड़क क्रॉस नहीं कर सकते। जिन लोगों को वोट दी, जिन्हें पार्षद बनाया, जिन्हें MLA बनाया, उन लोगों के भी दरवाजे खटखटाए होंगे, बड़ी उम्मीद रही होगी। नहीं, बहुत निराश ही रहे उनसे, तो खैर उन्होंने ऐसे 5 साल ऐसा कुछ काम भी नहीं करा, इसीलिए यह है कि इस बार हम लोगों ने सोचा कि अपने देखो महिला सशक्तिकरण निश्चित तौर पर, हाँ बिल्कुल, बताइए जॉइंट फोरम ने समर्थन किया है, और हम जॉइंट फोरम से 25 साल से जुड़े हुए हैं, और उन्हें अपना, मैं बता दूं आपको कि 45 सोसाइटी शायद एवरेज करेंगे तो ये जो सोसाइटी हैं, इन सोसाइटी में सारे साक्षर पढ़े लिखे लोग रहते हैं। कुछ और कहेंगे, कुछ और प्राथमिकताओं में जो हो आपकी? हमें सबसे ज़्यादा पार्क है, सोसाइटी है, सफाई, सबसे ज़्यादा सड़क की सफाई, फुटपाथों की सफाई, और जो ये हमारा पशु घूमते रहते हैं इनका सब सही करना, और मेनली तो साफ सफाई, जो जैसे जो बीमारियां फैलती हैं, नालियों की सफाई है, ये सब सबसे पहले है सफाई, पार्कों की सफाई। बताइए क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ कैपिटल सोसाइटी का। मैं सुजाता जी को पहले वेलकम करता हूँ और बधाई देता हूँ इन एडवांस कि हमारा इस वसुंधरा एनक्लेव का कल्याण हो जाएगा, क्योंकि सारा चीज़ गंदी है, जहाँ भी आप नज़र मारेंगे सब चीज़ गंदी दिखती है, और इनसे हम उम्मीद यही करते हैं। अच्छा, राजनीति कितनी गंदी है? देखिए, ऐसा है जैसे आप देखते हैं उनको, जो वो करना चाहते हैं वो करते नहीं हैं, जो एक्सपेक्टेड है उनसे वो करते नहीं हैं। वो आप हमारा वसुंधरा एनक्लेव भी देखिए। बताइए। 5 साल पहले आए थे, फिर 5 साल बाद आएंगे अभी वोट लेने के लिए, यही होता है हमेशा।
कुछ काम नहीं करता। इस बार क्या एंट्री देंगे उन्हें? ट्रैफिक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है यहाँ, लॉ एंड ऑर्डर की भी रात को अपना लोग निकल नहीं पाते हैं। लेडीज़ अगर दिन में निकलती हैं तो जितनी भी साइड रोड्स हैं ट्रैक के ऊपर लोग अपना वो पटरियों पर लगा लेते हैं अतिक्रमण। तो उसको कई बार कंप्लेंट करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो लिहाजा अगर अच्छे लोग होंगे, अपने लोग होंगे तो अपने बारे में सोचेंगे। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। जब आदमी अपने घर के आसपास रहता है ना तो ठीक ठाक जहाँ रहता है वहाँ सफाई वफाई करता है। कुछ महिलाएं हैं, कुछ लेडीज हैं, है ना जी। ऑर्डर है ना, बिल्कुल कुछ नहीं है, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे लेडीज़ निकली है, कितनी स्नैचिंग हो गई है उनके, बहुत सारू यहाँ से काफ़ी मतलब दूध लेने जाते हैं मदर डेयरी पे, वहाँ हो रही है स्नैचिंग। आंटी मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन एक्चुअली मैं कश्मीरी लेडी हूँ, तो ये हमारी सुहाग की निशानी है, तो ये हमारे को ज़रूरी पहनना पड़ता है, और जब भी मैं निकलती हूँ इसको मैं बंद करके रखना पड़ता है। तो ये है कि यहाँ पे लॉ ऑर्डर बिल्कुल बकवास है। वही है, इलेक्शन के टाइम आ जाए। आज़ाद भारत में देश की राजधानी के सबसे मतलब देश के सबसे महत्वपूर्ण शहर नोएडा से सटा हुआ इलाका है ये, जहाँ महिलाएं अपने सुहाग की निशानी को दुबका के चलती हैं। यहाँ पे डॉग्स भी बहुत, स्ट्रीट डॉग्स तो इतने हैं कि डर लगता है पार्क में जाने में, चलने में, वो ये भी समस्या है। और कूड़ा करकट इतना है। कुछ युवा हैं कुछ कि ये लाखों या करोड़ों का पार्क बनाते हैं और जो वो एडवांटेज सबको दे सकता है सेहत के लिहाज से, वो नहीं दे पाता, जीरो वैल्यू हो जाती है। महिलाओं के लिए जो सही मुद्दा है उस मुद्दे पे अभी तक आप लोग बोले नहीं। हम लोग तकरीबन 50 से ज़्यादा वार्डों में गए हैं। वो शराब की जो दुकान है, 1 गेट 1 फ्री वाला, नहीं वो सबसे गलत हुआ है। इसको हमें क्या करना है? वो तो दुकानें बनी, वो सबसे ज्यादा गलत है। जरूरत नहीं है उस चीज़ की, यहाँ कोई जरूरत नहीं है उस चीज़ की। कमाल ही है, कभी आज तक दुनिया में नहीं सुना था कि किसी ने शराब। अभी पिंक की तैयारी चलिए, पिंक 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 जी, क्या टिप्पणी करेंगे? बताइए किस चीज़ के बारे में? अभी सरकार ने जो ठेके खोल दिए, 1 गेट 1 फ्री की जो स्कीम है, उस पर कोई टिप्पणी करेंगे? बिल्कुल करेंगे। बताइए। सरकार ने ठेके खोले, लेकिन वहाँ जाता कौन है? हम आप ही जा रहे हैं, सरकार तो नहीं आ रही वहाँ। तो सरकार का समर्थन कर रही है? नहीं, समाधान नहीं। हम सुधरेंगे तो सर देश को सुधारेंगे। हम सुधरे फिर ठेका अपने आप बंद हो जाएगा। हम सुधरें, जग सुधरेगा। जी बताइए। मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है इस चीज़ के अंदर। हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है लोकतंत्र में। जो ठेके इन्होंने खोले हैं, बेसिकली वो क्राइम को डबल क्या ट्रिपल करने का एक कॉन्स्पिरेसी लगती है। कैसे? जो एक बॉटल लेकर आता था, एक के साथ एक फ्री लिया, तो वो 2 बॉटल लेकर आ रहा है। जो पहले एक बंदा पीता था, 4 पी रहे। अभी रोड के ऊपर एक की जगह 4 बंदे लुढ़के पड़े रहते हैं। और फैमिली के अंदर जो एक बंदा पी के आता था, जितनी डिस्ट्रक्शंस करता था, जितने डिस्प्यूट्स होते थे, अब वो मल्टीप्लाई हो चुके हैं। बेसिकली ये चीज़ एलिमिनेट होनी चाहिए। खुले आम आप क्राइम को इन्वाइट कर रहे हो, विच इज़ नॉट बीइंग सपोर्टेड बाय अस। अच्छा, होना क्या चाहिए वैसे? होना चाहिए ठेके तो बिल्कुल बंद ही होने चाहिए। बाकी स्टेट्स के अंदर जैसे पंजाब है, बिहार है, यहाँ तो नहीं है ठेके। ये वाली स्टेट, हाँ। अच्छा, एक चीज़ और बताइए आप बहुत सहज भाव से। स्टेट गवर्नमेंट ने ठेके खोल दिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था? सेंट्रल गवर्नमेंट को डेफिनेटली एक्शन लेना चाहिए इन सब चीज़ों के अगेंस्ट। क्यों नहीं, वो दैट्स ओके नहीं है, बट कुछ ऐसा होना चाहिए कि कहने दिए। मैं आपके पास भी आऊँगा प्लीज़। नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे लॉ ऑर्डर्स होने चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो इन पे इमीडिएट एक्शन। एक अंकल यहाँ पुलिस में थे। अंकल, वो सोकोज एक सिस्टम होता है ना कि अगर बाय द वे कहीं अपराध हो रहा है और शिकायत नहीं आई है और पता लग गई मुखबिर से, तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं? खुद मालूम पड़ता है, खुद पहुँच जाएंगे। हाँ। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें ज़्यादा नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, क्या लॉ बनाती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की अपनी प्रायोरिटी होती है, कुछ सेंटर की होती है। ये जरूरी नहीं कि इसमें कोई दखल दे। मतलब जी बताइए। एक्साइज पॉलिसी सी की 200 मीटर के अंदर ना तो स्कूल होगा, ना गुरुद्वारा होगा, ना मंदिर होगा, और ना ही हाउसिंग फ्लैट्स होंगे। अब 150 किलोमीटर के अंदर क्यों कर दिया, या 100 किलोमीटर के अंदर क्यों कर दिया? इस पर जवाब दीजिए। आप तो रहे हैं सिस्टम में, वो कह रहे हैं, उनका सवाल है। आप कहाँ गए अंकल? सवाल यहाँ कीजिए, यहाँ प्लीज मंच पे आइए, सवाल पूछिए। एक्साइज पॉलिसी जो है, पहले 200 मीटर के अंदर कोई स्कूल, कोई गुरुद्वारा, कोई मंदिर और सोसाइटीज़ नहीं होनी चाहिए रेजिडेंशियल। अब ये 100 मीटर में क्यों कर दी गई हैं, इसका जवाब।
नहीं, इसका जवाब तो केजरीवाल देगा ना। नहीं, एक सवाल जरूर देखिए, क्योंकि आप सिस्टम का पार्ट रहे हैं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ऐसा संभव है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसे अधिकार हैं कि यदि कोई स्टेट गवर्नमेंट स्कूल की बगल में ठेका खुलवा दे तो उसे बंद करा दे? नहीं, पहले ये तो लीगल, अगर हम लोग यहाँ या तो इट शुड गो टू कोर्ट, ठीक है ना। लोकल बॉडी अगर जाती है, किसी के अथॉरिटी है, तो उसके बाद की बात है ना। हम 100 फोटो लेने वाले इनमें से कोई नहीं है। एमएलए कुछ नहीं करे, एमएलए तो वोट चाहिए, वो तो हर कोई नमस्ते करेगा। अगर हम में से लोकल बॉडी कोई मूव करती है कोर्ट वगैरह में, और कोर्ट क्या डायरेक्शन देती है, या फिर मतलब हम में से कोई जाता है एलजी को। देखो भैया, एक बात तो है कि शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, दरवाज़ा कहीं ना कहीं खटखटाना पड़ेगा। अगर पढ़े लिखे हैं और दिमाग है तो रास्ते बहुत सारे हैं, इन ठेकों को बंद कराने के भी रास्ते हैं। लोग बाग कोर्ट जा सकते हैं, और जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्या कर सकते हैं जी इसमें? जनप्रतिनिधि वो भी 5 साल बाद आते हैं जी, वो करते कुछ नहीं है उनका, तो आपको पता है। जनप्रतिनिधि भाई अंकल का भरोसा पूरी तरह से उठ गया। ये हमें यहाँ पिछले 25-30 वर्ष का ये एक्सपीरियंस है कि जनप्रतिनिधि ने काम अगर किया होता तो ये हालात ही नहीं होते, हम खड़े नहीं होते। जनप्रतिनिधि लाइट का लगाने का काम करते हैं पार्कों में। एक आ गया, पहले वाले ने लगा दी, दूसरा आ गया, दूसरे वाले ने लगा दी, तीसरा यानी एक काउंसलर। फिर देखो, अब देश के युवाओं से बात करते हैं, जिनके कंधे पर भविष्य है ना, ये देश का भविष्य है। और क्योंकि देश जो है वो 130 करोड़ की आबादी है, और 70% जो लोग हैं वो गाँवों में निवास करते हैं, है ना, और 30% लोग शहरों में निवास करते हैं। उसमें बहुत महत्वपूर्ण ये लोग हैं। राजनीति में जाओगे? ऐसा तो मतलब कोई वो मतलब आइडिया नहीं है, बट हाँ मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब भी बारिश होती है यहाँ पे पार्कों में काफ़ी पानी भर जाता है, और उससे काफ़ी दिक्कत होती है हमें। सोसाइटियों के अंदर पानी भर जाता है, और जिम्मेदार कौन है इसके लिए? सरकार ही है। ये जब जो मतलब हमारे नेता लोग हैं जो यहाँ पे सफाई करवाते हैं, जिनका ये काम है, एमसीडी या फिर मतलब जो भी यहाँ पे कार्य करते। क्या नाम है आपका? भावुक करते क्या हो आप? इंजीनियर है। काहे में? डेटा, मतलब आईटी सेक्टर से हो? हाँ, डेटा साइंस में। हाँ, देखो, एक बहुत अहम बात है, जनप्रतिनिधि कोई उसमें नाली में बढ़ के सफाई थोड़ी करेगा। जनप्रतिनिधि मतलब मैनेज कर सकता है ना, चीज़ों को मैनेज कर सकता है, बिल पास करवा सकता है। कि आरटीआई डाल के यहाँ के किसी जागरूक रेजिडेंट्स ने पूछा कि भाई ये नाले आखिरी बार कब साफ़ हुए थे, तो उसके जवाब में एक्सीएन के ऑफिस से जवाब आया, नाले तो अभी साफ़ हुए थे, हर साल होते हैं। जबकि सारी सोसाइटी के रेजिडेंट इसके गवाह हैं कि 3 साल से यहाँ इन्होंने नाले की सफाई करते हुए लोगों को नहीं देखा। 3 साल? जी बताइए। सफाई कहाँ से होगी? नेता के पास जाओ, ये पीडब्ल्यूडी का एरिया है, ये डीडीए का एरिया है, ये एमसीडी का एरिया है। सीमा विवाद पड़ता है। सीमा मेरा ये कहना है कि निगम पार्षद एक चाहे प्रधान की तरह हो, गांव में एक प्रधान होता है हमारे यहाँ, वो डीएम से भी भिड़ेगा, किसी भी अथॉरिटी से पास जाएगा। मेंबर की बात कहो, बीडीसी भी। मैं वही बात कहता हूँ, हमारे जैसे जब छोटे गांव से कोई आदमी आता है वो अफसरों से भिड़ता है, तो पंचायती मैं बताता हूँ कि पंचायती राज अधिनियम में इतने अधिकार हैं कि हर गांव में, गांव की अगर बात करें तो एक बीडीसी होता है, बीडीसी प्रमुख चुनता है, जो प्रमुख होता है ब्लॉक का प्रमुख होता है, जो फंड आता है वो फंड उसके थ्रू गाँव में जाता है, और बीडीसी उसकी निगरानी करने के लिए होता है। लेकिन जिला पंचायत सदस्य जो होते हैं वो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनते हैं, और अगर संविधान के हिसाब से देखा जाए तो जिलाधिकारी डीएम, जिसको हम कलेक्टर कहते हैं, वो जिला पंचायत अध्यक्ष का सेक्रेटरी होता है, सचिव। ये पंचायती राज अधिनियम की व्यवस्था है, जिनको नहीं पता वो कान खोल के सुनो, बीडीसी की क्या हैसियत होती है। लेकिन होता क्या है? मेरा नाम राजेश वर्मा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप हाउस टैक्स लेते हैं सोसाइटी से, सनातन धर्म सभा है यहाँ की, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। मेरा कहना ये है कि आप हाउस टैक्स लेते हैं, जबकि यहाँ एमसीडी की कोई फैसिलिटी नहीं है सोसाइटीज़ में, तो हाउस टैक्स किस लिए लिया जाता है? यहाँ पानी हमारा, बिजली हमारी, स्ट्रीट लाइट हमारी, पार्क हमारे,
तो ये हाउस टैक्स एक तो पहले जो हर नेता आता है ना, वो ये कहता है हम नहीं लेंगे आगे से, मगर आप देखिए कितने 20 साल हो गए, शर्मा जी वगैरह कई जगह गए हैं। अच्छा अंकल एक बात और बताओ मुझे, देखो याद आ गया आपसे क्वेश्चन वो करते हुए, जो बिजली दी जाती है वो 200 यूनिट आपके यहाँ फ्री है? नहीं, 200 एक जुमला है, जैसे कहते हैं ना, बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। 200 फ्री है, 201 होते ही 200 का भी बिल आता है लगा हुआ, तो 200 फ्री कहाँ हुई? ऐसा ही है वो जो केजरीवाल जी ने कहा है कि 200 यूनिट फ्री। नहीं, अगर 200 यूनिट फ्री हैं, लेकिन अगर 201 यूनिट होगी तो 201 यूनिट के पैसे देने पड़ेंगे। 199 रहेगी तो फ्री है ना, उस टाइम थोड़ा सा है। सर ये हमारे पैसे का मिसयूज़ करते हैं नेता लोग। अगर ये 50% भी अगर पब्लिक में लगा दें तो आज यहाँ स्वर्ग हो जाएगा। कहने के लिए आप भी कह रहे हैं कि ये बड़ी पॉश कॉलोनी है, काई पॉश कॉलोनी है, यहाँ नालियाँ साफ नहीं होती हैं। MCD से बात करो, नहीं मेरी तो वो नाली है, ये तो कहना DDA की है। और ऋतु आओ, क्योंकि देखो लोग पढ़े लिखे हैं, है ना, और यहाँ तो लोग बात कर रहे हैं भाई, और लोग बता भी रहे हैं अपनी चीज़ें। सुना आपने, लोगों को सिस्टम भी पता है कि सिस्टम कैसे चलता है, तो कहीं ना कहीं आप भी इसको कमेंट करिए। और बिल्कुल, और ये पॉश एरिया भी कहा जा रहा है इसे, और चूंकि पढ़े लिखे लोग हैं तो पढ़े लिखे लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होती है चीज़ें कि किस चीज़ को कैसे मैनेज करना है। और चूंकि अभी आपने शुरुआत में ही जिक्र किया था कि यहाँ के लोग बहिष्कार कर चुके हैं राजनीतिक दल का, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी हमने देखी, जब राजनीतिक दल धरातल पर किसी तरह का विकास न करे तो आम जन जो मतदाता होते हैं वो वाकई में परेशान हो जाते हैं और इस तरह से उनका बहिष्कार करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल खास बात तो यही है, और तमाम जानकारियाँ और कई तरह की प्रतिक्रिया जो रिएक्शन थे महत्वपूर्ण, वो यहाँ से सामने आए हैं। क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर कोई भी सरकार की तरफ से कोई निर्णय लिया जाता है या किसी भी तरह का फैसला किया जाता है तो इस बीच एक गरीब पिसता है, लेकिन गरीब के साथ साथ एक जो मध्यम वर्गीय परिवार होता है वो भी सबसे ज्यादा पिसता हुआ नजर आता है। और उसकी बानगी हमने यहाँ देखी किस तरह से अपनी बातों को यहाँ पर कैमरे के सामने बेबाकी से वो लोग रखते हुए नजर आए। अब आगे किस तरह से यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया रहेगी वो देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।